आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम क्लास 12 का जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो संचार तंत्र यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका हम आज पूरे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूएचएफ यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है। ये आप लोग का 2023 का क्वेश्चन है। भूतरंग, आकाशीय तरंग, सतह तरंग, अंतरिक्ष तरंगे, यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है प्रायः कैसे संचरित जो होता है, तो वो होता है अंतरिक्ष तरंगे। यानी लास्ट ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है अंतरिक्ष तरंगे होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है कि फैक्स का अर्थ है, यानी फैक्स का जो अर्थ है, ये फैक्स का जो अर्थ है वो ये भी 2018 का प्रश्न किया गया है। फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, फैक्सीमाइल टेलीग्राफ ग्राफी, फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, फीड ऑटो एक्सचेंज। यानी फैक्स का अर्थ जो होता है वो होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, यानी फैक्सीमाइल टेलीग्राफी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि लघु तरंगों का प्रास है, लघु तरंगों का प्रास है 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक, 300 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक। सी ऑप्शन है 30 किलोहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक, 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक। ये आपको बता दें कि लघु जो तरंगों का प्रास होता है वो आपका होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेके, हाँ 30 मेगाहर्ट्ज से लेके आपको होता है 300 मेगाहर्ट्ज तक, यानी 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या है 4 कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 1 वर्ष, 24 घंटे, 27.3 घंटे, कोई निश्चित नहीं। यानी संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल है यानी टाइम पीरियड जो होता है, यानी टाइम जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो कितने घंटे का होता है, यानी 1 वर्ष, 24 घंटे, 27.3 घंटे, या कोई निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 घंटे होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 5 कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, ये 2019 में प्रश्न किया गया है। यानी आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, ये 2019 का प्रश्न किया गया। हमेशा 0, बी नंबर ऑप्शन है 1 तथा 5 के बीच, 0 तथा 1 के बीच, या हमेशा इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान जो होता है वो हमेशा होता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 6 कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं लेजर, रेडार यानी रडार, मोडेम या फैक्स। तो वैसे युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं मोडेम कहते हैं, ये हमारा मोडेम कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसका राइट सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेसेस परावर्तित होती है, 2018 के प्रश्न है। यानी रेडियो वेसेस परावर्तित होती है, वो प्रश्न है आपका 2018 का। आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण के किस सतह से रेडियो वेसेस जो परावर्तित होती है वो होती है आयनोस्फेयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है कि मोबिलिटी की एसआई यूनिट है, ये 2017 में प्रश्न किया गया था। ठीक है, ये 2017 में प्रश्न किया गया था। दो 2017 का प्रश्न है। तो मोबिलिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए प्रश्न है 9वां कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, ये 2017 का ये भी प्रश्न है। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, ये लास्ट 5 प्रकार। यानी मॉडुलन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 3 प्रकार के होता है। ठीक है, मॉडुलन जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम बता दें इसका प्रकार होता है आयाम मंडलन, आयाम मॉडुलन। दूसरा होता है आवृत्ति मॉडुलन, हाँ दूसरा होता है आवृत्ति मॉडुलन। तीसरा होता है कला मॉडुलन। ठीक है, कला मॉडुलन। कला मॉडुलन। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, आयाम, आवृत्ति और कला मॉडुलन। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो मॉडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को कहा जाता है वी मॉडुलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी मॉडुलन कहा जाता है। ठीक है, वी मॉडुलन कहा जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। यानी लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। भू तरंगों का, दृष्टि तरंगों का, आयन मंडली तरंगों का, उपग्रह संचार का। 11वां प्रश्न का जवाब हो जाएगा आयन मंडली तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडली तरंगों का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी तक प्रसारण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। यानी कितनी, मतलब जितना दूर तक पहुंचेगा। ऐसे तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम इसका बता देते हैं। चलिए पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और डी यानी एच की ऊंचाई जो है आपका 245 मीटर है, और इसको हम लोग किलोमीटर में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और डी बराबर फॉर्मूला होता है √2 इंटू आर इंटू एच होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला यही होते हैं।
तो आइए हम देखते हैं इसका। तो ई हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा √2 इंटू 64 × 10⁻²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 245 × 10 हम 3 लिख सकते हैं। और इसको हम गुणा भाग करें तो ये टोटल आ जाता है आपका 56,000, यानी हाँ 56,000 आएगा मीटर में। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हम इसको किलोमीटर में करें तो ये हो जाएगा 56,000, सॉरी 56 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है 2019, 2021 और 2023 का, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है आपका 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी लास्ट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा इसका। 300 से, सॉरी 30 से 300, एक मिनट, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही होगा। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर। जो युक्ति मॉडुलन तथा वी मॉडुलन दोनों का कार्य करती है कहलाती है। ठीक है, मोडेम कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मोडेम कहलाती है। ठीक है, जो युक्ति बी मॉडुलन तथा वी मॉडुलन दोनों का कार्य करती है वो कहलाती है मोडेम। ठीक है, ये मोडेम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ये क्वेश्चन बता चुके थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं। एक और क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु है संप्रेषण लाइन, तरंग निर्देशक, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण एवं तरंग निर्देश दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है उसे कहते हैं लेजर, रडार, मेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका रडार। यानी वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है उसे हम लोग कहते हैं रडार। ठीक है, ये शिप में ज़्यादातर, पानी वाले शिपों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है शोर, श्रव्य गुणवत्ता में कमी, दक्षता में कमी, निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। 17वां प्रश्न आपका है, 18वां, आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है। तो आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है, वो है निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है 70 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 59 डिग्री, 77 डिग्री। तो प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो होता है आपका 77 डिग्री होता है, 77 डिग्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोफोन द्वारा होता है विद्युत वोल्टता का ध्वनि तरंग में परिवर्तन, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन, किसी वस्तु की आवर्धित चित्र की प्राप्ति, ध्वनि का दूर तक सुनाई देना। माइक्रोफोन द्वारा होता है तो वो होता है आपको ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
21वां प्रश्न है आपका कि पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। 2019 का प्रश्न है, तो आपका डायरेक्ट बता दे, जहां 50 हर्ट्ज होगा सीधा 2 गुना कर दी जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मॉडुलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, दो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। तो मॉडुलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपका, डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1 सभी मान, 0 तथा 1 के बीच का सभी मान, इनमें से कोई नहीं। ये 2000 आप लोग का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 तथा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चलिए ये प्रश्न आपका है, आकाश तरंग स्काई वेब का संचार आधारित है। 2009-2018 के प्रश्न है। आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, परावर्तन पर, आयन मंडल में से संचारण पर, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश तरंग स्काई वेब का संचार आधारित है, तो वो है आपका आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। 25वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्लैडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच अंतर की कोटि होती है। उसके अंतर की कोटि होती है 10⁻³ होता है। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो आपको बता दें सूक्ष्म तरंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग। अगला प्रश्न है आपका, भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है। भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है 20 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज, 108 हर्ट्ज से लेके 1012 हर्ट्ज तक। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा भूतरंगों में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1500 किलो हर्ट्ज तक किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है। आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है 5 किलो हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज और 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज और 30 मेगाहर्ट्ज से ले अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? 2021 का प्रश्न है। डेसिबल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। क्षीणता के मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्षीणता का मापने के लिए निम्नलिखित में मात्रक सही है
डेसिबल होता है। एंटीना या एरियल होता है प्रेरक, धारित्र या कंपन का आयाम महत्तम करने का साधन, अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोधक। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो एंटीना या एरियल होता है वो होता है कंपन या आयाम महत्तम करने का साधन। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।